ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं अपन लोग। लास्ट टाइम पे अपन लोग ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ रहे थे, उसके ऊपर अपन ने कुछ सवाल किए थे। ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर थ्योरी का थोड़ा सा पोर्शन बाकी है, वो अपन कंप्लीट कर लेते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वगैरह की बात कर लेंगे। तो लिखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। सब बच्चे साथ साथ में नोट करते जाएंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो इसकी लैंग्वेज है सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर आइसोटोनिक। सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर आइसोटोनिक। ठीक है, अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो आइसोटोनिक या आइसोऑस्मोटिक भी कह देंगे। ठीक है, तो यानी पाई 1 इक्वल टू पाई 2, पहले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे के बराबर है। और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हमने जो वॉन्ट ऑफ इक्वेशन यूज की थी दैट वाज m ऑब्जर्व्ड इनटू RT, या फिर m ऑब्जर्व्ड को अपन वॉन्ट ऑफ फैक्टर से अगर लिखें, दिस इज I1 m1 RT इक्वल टू I2 m2 RT। RT RT वाला फैक्टर कैंसिल्ड आउट, हमें कंडीशन मिली I1 m1 इक्वल टू I2 m2। I1 I2 दोनों सॉल्यूशन की वांट ऑफ फैक्टर्स m1 एंड m2 आर देयर मोलैरिटी। I1 and I2 are want of factors of the two solutions, and m1 and m2 are their molarities. M1 and M2 are their molarities. ठीक है, BB3 में प्रॉब्लम आ रही है, अच्छी बात है। देखो प्रॉब्लम आती है इसका मतलब सीखने को मिल रहा है कुछ। सब कुछ अच्छे से होता जाए तब अपने को टेंशन होनी चाहिए कि सभी कुछ कैसे बन रहा है, हम कुछ सीख नहीं रहे लगता है। प्रॉब्लम आ रही मतलब सीखने को मिलेगा। डाउट्स वगैरह अपने पूछते रहे BB3 के। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर नहीं होता है तो किसी एक का ज्यादा होगा दूसरे का कम होगा, उस केस के अंदर दो टर्मिनोलॉजीज और है। If osmotic pressures of two solutions are unequal या not equal, then the solution, if osmotic pressures of two solutions are unequal, then the solution with higher osmotic pressure, अब osmotic pressure को मैं शॉर्ट में OP लिख रहा हूं, then the solution with higher OP is hypertonic, and the solution with low OP is hypotonic. ठीक है, थ्योरी के कोई क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो डाउट पूछ सकते हैं ना। कौन पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक, अभी आपको पता चल जाएगा कल, है ना। मुझे भी श्योरिटी नहीं है अभी।
लिख लिया। अब अपन चलते हैं सवाल पे, है ना, सवाल करेंगे। क्वेश्चन नोट करेंगे सभी बच्चे। स्पीड फास्ट रखनी ना, आज अपने को ये चैप्टर खत्म करना है। आज नहीं खत्म होगा तो फिर बहुत लंबा जाएगा ये, क्योंकि मैं जा रहा हूँ छुट्टी पे, तो आज खत्म करना ही है। इसलिए साइड की बातें बिल्कुल कम रखना, करना ही मत। 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl, 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl, सुपरसोनिक स्पीड पे लिखते जाएंगे। 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl, ब्रैकेट में इसका अल्फा 80%, ब्रैकेट में इसका अल्फा 80%, ब्रैकेट क्लोज, is found to be isotonic with 0.075 molar, is found to be isotonic with 0.075 molar aqueous solution of MgCl2, is found to be isotonic with 0.075 molar aqueous solution of MgCl2. Then calculate percentage dissociation, of MgCl2, then calculate परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ MgCl2। तो अभी भी जो आइसोटोनिक की कंडीशन अपन ने लिखी थी वो यूज कर लेंगे, ठीक है। ठीक ठीक, चलो आंसर 70% आयुषी ने दिया है। आंसर्स रिपोर्टिंग चालू करेंगे। +4 -1 -2 0 स्कीम ऑन है। सही करने पे +4, गलत करने पे -1, ट्राई करने पर और नहीं आंसर पाने पर 0, और ना ट्राई करने पे -2। ऑर्गेनिक चालू हो जाएगा अभी, और उसके बाद पैरेलल के अंदर चलेगा ना, मतलब साथ में चलेगा, पीसी और ओसी साथ में चलेंगे। नेक्स्ट वीक के अंदर सिर्फ ऑर्गेनिक चलेगा, प्रोबेबली इसी वीक से चालू हो जाएगा, नेक्स्ट वीक में सिर्फ ऑर्गेनिक होगा प्रोबेबली, डिपेंड करता है मैं कब तक आ पाता हूँ। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आंसर 70% कई बच्चों ने और रिपोर्ट किया है। तो अगर ये आइसोस्मोटिक, इसका मतलब कि I1M1 इक्वल टू I2M2, कभी कभी I1C1 इक्वल टू I2C2 कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी के लिए अपन सिंबल C ले लेते हैं। तो KCl के लिए अगर बात करें, ये कितने पार्टिकल से टूटता है, I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला लगाता हूँ, 1 + n-1 टाइम्स अल्फा, पहले वाले केस के लिए n1 बुला लो, इसका अल्फा 1 बुला लो, ये हो गया I1 इंटू मोलैरिटी M1। दूसरे वाले के लिए 1 + n2 - अब डेटा डाल देते हैं। 1 + KCl के लिए n की वैल्यू 2, 2 पार्टिकल से टूटा है, 2 - 1, अल्फा 0.8, परसेंटेज को 100 से डिवाइड करके डाल, इंटू मोलैरिटी 0.1 इक्वल टू 1 + ये कितने में टूटता है, 3 पार्टिकल्स में, 3 - 1, अल्फा पता करना है, अल्फा 2 जिसको हम बोल रहे, और मोलैरिटी इसकी 0.075, ठीक है। 0.075 इज बेसिकली 3/4 ऑफ 0.1, ठीक है। 0.1 का 75% है, तो दोनों तरफ से 0.1 कैंसिल्ड आउट, ये हमारे पास में आ गया 1.8 इक्वल टू 3/4 + 3/2 अल्फा 2, ठीक है। 0.75 इधर घटा दें अपन, 3/4 इधर 2 आया था, इधर 3/4 है, तो 3/2 अल्फा आ गया, ठीक है। 3/4 हो गया इधर, इधर हमारे पास में 1.8 हो गया। चलो ले जाते हैं 0.75, अगर इसमें से घटा दिया तो 1.05, 2.1/3,
अल्फा 2 0.7 70%। ठीक है 70%। तो आप यहाँ पे 0.075 लिख सकते थे, मैंने ऐसा लिख दिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है 3/4 ऑफ 0.1 0.075 होता है, इसको लिख सकते हैं 3/4 ऑफ 0.1। मैंने ऐसे दिमाग में कैलकुलेट कर लिया भाई, ये वो लिखा, तो ऐसा लिख दिया 0.1 काटने के लिए। आप पूरा 0.075 लिख के कर लें। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे 0.1 मोलर 0.1 मोलर aqueous solution of NaCl 0.1 molar aqueous solution of NaCl is separated from 0.1 molar aqueous solution of NaCl is separated from 0.07 molar is separated from 0.07 molar aqueous solution of CaCl2 is separated from 0.07 molar aqueous solution of CaCl2 by SPM is separated from 0.07 molar aqueous solution of CaCl2 by SPM at 27 डिग्री सेल्सियस। और एक जानकारी आपको दी कि R की वैल्यू आपको यूज करनी है 0.08 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ये ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो R की वैल्यू जो यूज करनी है 0.08 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। पहला पार्ट सवाल का, द नेट माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल बी फ्रॉम फिल अप द ब्लैंक टू फिल अप द ब्लैंक। ठीक है, तो ये आपको स्पेसेस फिल करना है, किधर से किधर मूवमेंट होना ये बताना। द नेट माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल बी फ्रॉम, कौन से सॉल्यूशन से कौन सा सॉल्यूशन, ये फिल अप द ब्लैंक्स है, विल बी फ्रॉम डैश टू डैश। सेकंड है द एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, needs to be applied on dash solution, फिर से fill up the blank, needs to be applied on dash solution। Third and last part, the minimum required external pressure is equal to dash ATM, the minimum required external pressure is equal to dash ATM। चलिए करेंगे फटाफट। आयुषी ने बताया है कि CaCl2 NaCl, माइग्रेशन मतलब मूवमेंट बालक। नमन, माइग्रेशन मतलब मूवमेंट, किधर से किधर की तरफ पार्टिकल, सॉल्वेंट की पार्टिकल मूव करेंगे। CaCl2 NaCl, ऐसा कहने वाले कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं NaCl2 CaCl2, NaCl2 CaCl2, NaCl2 CaCl2। चलो देखते हैं, अगला वाला पार्ट करेंगे ना, जिन्होंने ये कर लिया नेक्स्ट पार्ट पे निकाले अब कि ऑस्मोसिस को रोकने के लिए प्रेशर किधर लगाना पड़ेगा। और कितना प्रेशर मिनिमम लगाना पड़ेगा। प्रांशु डाउट्स वगैरह तो भेज सकते हो, मतलब अगर मैं देख पाया, समय मिला ऐसा कुछ, क्योंकि जो रास्ता है वो लगभग 1000 किलोमीटर से ऊपर है, खुद खुद ड्राइव करके जाएंगे, ड्राइव करके आएंगे, 2000 किलोमीटर की यात्रा।
चलिए आंसर्स की रिपोर्टिंग तीनों की आनी चालू हो गई है, अब देखते हैं अपन। एक तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये एसपीएम ले लेते हैं अपन। इधर की तरफ 0.1 मोलर NH ले लेते हैं, इधर 0.07 0.07 हाँ 0.07 मोलर CaCl2। अब देखो, जब हमने बोला है कि सॉल्ट से केस में अल्फा अगर ना दिया हो तो हम 100% डिसोसिएशन मानते हैं, तो ये 100% टूटेगा तो पार्टिकल्स डबल हो जाएंगे, एक में से दो दो निकल के आते हैं। तो ऑब्जर्व्ड मोलैरिटी इस वाले केस में 0.2 मोलर है। ठीक है, और इधर की तरफ बात करें तो ऑब्जर्व्ड मोलैरिटी 1 से 3 पार्टिकल, 3 गुना 0.21 मोलर। तो आपकी ऑब्जर्व्ड मोलैरिटी या फाइनल कॉन्सेंट्रेशन से डिसाइड होता है। अभी हमारे पास किस तरफ ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, इधर की तरफ, तो नेट में मूवमेंट इधर होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो मूवमेंट इधर होने वाला है। NaCl2 CaCl2, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जाते हैं। अब इसको रोकना है तो प्रेशर इधर लगेगा, अप्लाइड ऑन CaCl2 सॉल्यूशन, तो वो एक्सट्रा प्रेशर यहां लग रहा है ऑस्मोसिस रोकने के लिए। कितना लग रहा है भाई? दोनों के अगर दोनों सेम कॉन्सेंट्रेशन पे होते, ऑब्जर्व्ड मोलैरिटी में सेम आ जाता, तो ये आइसोटोनिक हो जाते और दोनों तरफ का लेवल बराबर होता, कोई नेट ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं आता। तो जो बेसिक थॉट है यहाँ पे हमारे पास में, जो हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा, that will be equal to the difference between the osmotic pressure of two solutions। इसका 2 बुला लेते हैं, π2 - π1, ऐसा कर लेते हैं। ठीक, 0.21 RT। अच्छा, टेम्परेचर इसमें दिया हुआ है 27 डिग्री, 0.2 RT, ये हो गया 0.01 इंटू R इंटू टी, वैल्यूज डाल देते हैं, 0.01 इंटू 0.08 इंटू टेम्परेचर 300, तो ये आ गया मल्टीप्लाई 24 और 0.24 आ गया 0.24 ATM। ठीक है, 0.24 ATM का प्रेशर लगेगा। फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर फिर से देखेंगे, जो मोलैरिटीज हमें दी उससे कोई मतलब नहीं, जो फाइनली डिसोसिएशन के बाद ऑब्जर्व्ड मोलैरिटीज होती है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को या वो मेन कॉन्सेंट्रेशन को डिसाइड करती है। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो ऑब्जर्वेशन में 0.2 मोलर है, यहाँ पे एक में से 3 पार्टिकल निकलते हैं तो इसका 3 गुना, दैट इज 0.21 मोलर। तो इसके मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो हमने लिखा है ऑस्मोसिस में क्लियरली कि सॉल्यूशन में मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, या जहाँ पे सॉल्वेंट की ज्यादा प्रेजेंस है वहां से दूसरी तरफ। तो यहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो इधर सॉल्वेंट का हाई है, ऐसा भी सोचते हैं कभी कभी कि जहाँ पे सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से दूसरी तरफ। ठीक है, अब आते हैं आगे, इसी में रहेंगे तो फिर अपना आगे नहीं बढ़ेगा भाई। हेनरीज लॉ पूरा बाकी है, थर्मोडायनेमिक्स बाकी है, 2 पार्ट है ना, तो इसके ऊपर भी ज्यादा मत जाओ। सेकेंड पार्ट के अंदर बता दिया, जिधर से प्रेशर मूवमेंट इधर हो रहा है तो रोकने के लिए इधर से दबाओगे ना, नेचुरली सोच लो फील फैक्टर से, ये मॉलिक्यूल्स इधर आने से रोकना, इधर से दबाओ ताकि उधर भाग जाए या बैलेंस हो जाए बेसिकली।
और प्रेशर की रिक्वायरमेंट एडिशनल होगी जिनका जितना इनका ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस। ठीक, ये भेज देंगे स्लाइड पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेनरीज लॉ चालू कर रहे हैं, फटाफट हेडिंग लगाएंगे, स्पीड एकदम शानदार रखेंगे। हेनरीज लॉ स्टेटमेंट लिखते हैं इसके अंदर हम, दी अमाउंट लिखते हैं, अमाउंट, द अमाउंट ऑफ, द अमाउंट ब्रैकेट में मास और मोल, द अमाउंट ब्रैकेट में मास और मोल ऑफ a gas dissolved in a given volume of solvent, the amount bracket में mass और mole of a gas dissolved in a given volume of solvent, in a given volume of solvent at a constant temperature is directly proportional, at a constant temperature is directly proportional to the pressure, is directly proportional to the pressure of that gas over the solution. ठीक है, फिगर बना लेंगे साथ साथ में। तो यहाँ पर तो गैस है और यहाँ पे सॉल्वेंट था, या यूँ कह लें सॉल्यूशन बन जाएगा इवेंचुअली। इक्विलिब्रियम के समय यहाँ पर ये सॉल्यूशन हो गया। तो पिस्टन से हमने इधर से एक प्रेशर मेंटेन किया हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं गैस का प्रेशर है। तो ये गैस अपना जो प्रेशर कैरी कर रही है P, उसके प्रोपोर्शन में ही इसका अमाउंट यहाँ पे घुलता है, जो कि लगभग आपको इसको देख के फील फैक्टर पे लगेगा कि होना ही चाहिए। अगर मैं इसके ऊपर से प्रेशर बढ़ाऊंगा तो गैस इसके अंदर ज्यादा घुलेगी। ठीक है, ज्यादा प्रेशर, दिस गैस इज फोर्स्ड टू एंटर इनटू द सॉल्यूशन और गेट डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। तो ये हाई प्रेशर पे ज्यादा घुलता है। तो हमने अभी जो बोला उसके हिसाब से P इज प्रोपोर्शनल टू, ये सॉरी M इज प्रोपोर्शनल टू P। मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड, प्रेशर ऑफ द गैस। बार बार मैं हाईलाइट कर रहा हूँ प्रेशर ऑफ दैट गैस, मतलब हो सकता है यहाँ पे 2 गैसेस होती, 3 गैसेस होती। तो जिस गैस की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो उसका जो मास घुलेगा वो उसके पार्शियल प्रेशर या उस गैस का जो प्रेशर उसके प्रोपोर्शनल। टोटल प्रेशर से मतलब नहीं। अगर यहाँ प्रेशर 1 atm टोटल है लेकिन उस गैस का प्रेशर 0.5 atm है तो उसी से डिसाइड होगा, टोटल प्रेशर से कोई मतलब नहीं। ठीक है, हाँ। तो मल्टीपल गैसेस, गैसेस यहाँ पे सॉल्यूट है, मल्टीपल गैसेस ले लो हर एक के लिए
अपने अपने पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा वो। अब ये जो पढ़ते हैं अपन, ये वापस से आइडियल कंडीशंस के लिए पढ़ते हैं, यानी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। अगली स्लाइड पे लिखेंगे। Henry's law is applicable to ideal solutions, that is very dilute solutions. Henry's law is applicable to ideal solutions, that is very dilute solutions. इसी से एक चीज निकल के आती है, low pressure and high temperature conditions are favorable for its applicability. ठीक है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर इट्स एप्लीकेबिलिटी। डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन होने के लिए लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर कंडीशंस फेवरेबल है, क्योंकि ये जो कंडीशंस है इस पे गैस कम घुलती है। या तो इसी आगे इसको रीजन के तौर पे लिख सकते हैं, एज यूजुअली dissolution of gases is exothermic. तो ये वाला पॉइंट मैं एक बार समझा देता हूँ, सब बच्चे इधर ध्यान देंगे। हेनरीज लॉ की एप्लीकेबिलिटी आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, यानी बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। अभी अभी अपन ने जो पीछे देखा था कि भाई प्रेशर ज्यादा होगा तो ज्यादा गैस घुलेगी, और ज्यादा गैस घुलेगी मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की कंडीशन। तो हाई प्रेशर कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल, बहुत ज्यादा प्रेशर के ऊपर हमारे पास ये प्रोपोर्शनलिटी वगैरह होल्ड नहीं करेगी। लो प्रेशर कंडीशन तक ठीक है, ज्यादा प्रेशर पे ज्यादा गैस घुलती है, तो अपन कम प्रेशर रखेंगे तो गैस कम घुलेगी, मतलब डाइल्यूट कंडीशन। ज्यादातर गैसेस के का जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है, घुलने की जो प्रक्रिया, वो एक्सोथर्मिक नेचर की, हीट रिलीजिंग। अगर किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप हीट देते हैं बाहर से, वो खुद लेना ही नहीं चाहता, वो तो हीट को थ्रो आउट कर रहा है, आप उसको हीट देंगे तो प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। यानी घुलने की प्रक्रिया के दौरान हीट रिलीज हो रही थी, आपने उसको हीट जबरदस्ती दे दी, तो जो घुला हुआ अमाउंट है वो बाहर आ जाएगा। ये आप सिंपली सोचें कि कोल्ड ड्रिंक को गर्म करो, कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो CO2 घुली होती है, अगर आप उस कोल्ड ड्रिंक को उठाकर गर्म करेंगे तो उसके अंदर जो डिजॉल्व गैस है वो बाहर निकली। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहती है, तो टेम्परेचर बढ़ने पे इसका डिसोल्यूशन फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल हो जाता है, कम घुलेगा। तो हाई टेम्परेचर पे कम घुलेगा, लो प्रेशर पे भी कम घुलेगा। दीज टू कंडीशंस एंश्योर कि कम घुलेगा। कम घुलेगा मतलब डाइल्यूट कंडीशन हो जाएगी, मतलब हेनरीज लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा, ये कह रहे हैं। ठीक है, एक और चीज अपन देखते हैं, दी dissolved gases should not react with solvent, should not react with solvent or with each other. They should also
they should not also नहीं, they should not also undergo dissociation और association। ठीक है, थ्योरेटिकल से पॉइंट है, ज्यादा यूज इनका नहीं दिखेगा आपको कभी सवालों में। तो हेनरीज लॉ डाइल्यूट कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है। डाइल्यूट कंडीशन के लिए फेवरेबल कंडीशन, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर और गैसेस जो है वो अंदर जाके आपस में या सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए या डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होनी चाहिए। अगली चीज लिखेंगे अब, मतलब कोई हेडिंग नहीं ऐसे चल रहा है। अंडर डाइल्यूट कंडीशंस NB is proportional to XB। ब्रैकेट बता सकते हैं, एज XB जो कि NB बाय Na प्लस NB होता है वो डाइल्यूट कंडीशंस में NB बाय Na हो जाएगा और ये कांस्टेंट है। तो डाइल्यूट कंडीशंस में जो मोल से सॉल्यूट किया गैस के वो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है। और मोल फ्रैक्शन वैसे हम ये लिखते हैं, बट डाइल्यूट कंडीशन आप जानते हैं कि सॉल्वेंट की मोल्स सॉल्यूट से कहीं ज्यादा होंगे, Na Nb से बहुत ज्यादा होगा, तो Na प्लस Nb प्रैक्टिकली Na हो जाएगा। और सॉल्वेंट की मात्रा अपन चेंज नहीं कर रहे, अपन तो ऊपर से गैस का प्रेशर घटा बढ़ा रहे हैं हेनरीज लॉ में। तो अंदर नीचे जो सॉल्वेंट लिए वो तो फिक्स लिया, 1 लीटर सॉल्वेंट ले लिया मान लो, तो ये तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कांस्टेंट है, तो ये वाला पार्ट कांस्टेंट, तो ये और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। मोल्स एंड मोल फ्रैक्शन आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, और मोल्स और मास भी प्रोपोर्शनल है। ऑल्सो NB is proportional to M, यानी मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड। ठीक है, तो मोल्स किसी भी सब्सटेंस के मोल्स उसके खुद के मास के प्रोपोर्शनल होते ही, नेचुरल सी बात है। आप 18 ग्राम पानी लेंगे 1 मोल आएगा, आप 18 का 36 ग्राम पानी कर देंगे 2 मोल आ जाएंगे। तो उसका जितना मास बढ़ाओगे उसी प्रोपोर्शन में उसके मोल्स बढ़ते हैं। तो किसी सब्सटेंस के मोल्स उसके मास के तो प्रोपोर्शनल होते ही, बहुत ही नेचुरल बात है। ये हमारे पास डाइल्यूट कंडीशन में हो गया। तो XB NB के प्रोपोर्शनल और NB M के प्रोपोर्शनल, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं XB is proportional to M, XB is proportional to M। Thus Henry's law becomes, Henry's law can be expressed as XB is proportional to P। ठीक है, शक्कर को पानी में डालते हैं, गैस की बात कर रहे हैं विवेक यहाँ पे, है ना, गैस की बात कर रहे हैं अपन, सॉलिड सॉल्यूट की बात नहीं कर रहे। और सॉलिड के अंदर भी ऐसा नहीं होता है, वो हमारे एक्सपीरियंस में जरूर है कि अपन ने बचपन से कहीं ना कहीं देखा है, चीनी दूध में डालो या पानी में डालो तो तापमान बढ़ाने पे ज्यादा घुलती है, बट कुछ सॉलिड में उल्टा भी हो जाता है, तापमान बढ़ाने पे वो कम घुलने लगते हैं। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड पे भी आ जाएंगे बाद में, एक बार अपन चलते रहते हैं ना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। ये अगर नोट कर लिया है तो पीछे जाते हैं, एक बार देख लेते हैं ना फटाफट, 5 सेकंड के लिए पीछे स्लाइड करूंगा मैं। ये लो, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ रिवर्स ऑर्डर में, हालांकि टेक्निकली वही ठीक है,
बट हमारा रिप्रेजेंटेशन ऐसा ना लो, और P इज प्रोपोर्शनल टू XB। फिर यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है, इसको बोलते हैं हम हेनरीज लॉ कांस्टेंट। XB बेसिकली गैस का मोल फ्रैक्शन है, तो ये वाला आप ज्यादा अच्छे से ध्यान रखते हैं। XB सॉल्यूट, हमारा सॉल्यूट कौन है वैसे? गैस है, तो एक्स ऑफ गैस, ये नोटेशन सोच सकते हैं आप। ये है हमारे पास हेनरीज लॉ का मेन फॉर्मूला जो सवालों में काम में आएगा। P इज प्रेशर और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। भाई अगर गैसेस का मिक्सचर हो गया तो जिस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं उसका प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, एक्स गैस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, KH is Henry's law constant। Henry's law constant, ठीक है, साथ साथ में तेज स्पीड पे नोट करते जाओगे। अब अगर आप एक चीज देखें, जो XB या XH है, एक्स गैस है, वो तो डायमेंशनलेस है, ये तो सेम ही चीज थी, बस सिंबॉलिक चेंज अपन ने किया, उसको B की जगह गैस लिखा हुआ। डायमेंशनलेस, तो इसका मतलब क्या हो रहा है हमारे पास में, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो KH की जो डायमेंशन यूनिट है वो प्रेशर वाली है। KH has units of pressure, पहली चीज। दूसरी चीज, KH depends on nature of solute, नेचर ऑफ गैस बोल लो, सॉल्यूट का मतलब हमारा गैस ही याद है। नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, किस में घोल रहे हैं इस पे डिपेंड कर जाएगा, और टेम्परेचर पे। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट इन तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। हाँ, केएच की वैल्यूज रहती है, ऑफ कोर्स रहती है, बट क्या रहती है उससे मतलब नहीं, अपने को भी, अपने को दी रहेगी सवाल में। आदित्य स्टेटमेंट थोड़ा तुम किस संदर्भ में कह रहे हो सोचना पड़ेगा, और आज तो पर्टिकुलरली समय नहीं दोस्त, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू उसका मोल फ्रैक्शन, XB या एक्स गैस, ये वाला याद रख लो, गैस वाला, ठीक है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट यूनिट प्रेशर वाली होती है, डिपेंड करता है इन सबके ऊपर। और क्योंकि ज्यादातर गैसेस, अगली स्लाइड पे आता हूँ है ना, नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ, नोट कर लेंगे फटाफट। as dissolution of gases is generally exothermic process, as dissolution of gases is generally exothermic process, ये वाला देखो, P इक्वल टू KH इंटू B। अगर डिसोल्यूशन गैसेस का एक्सोथर्मिक नेचर का है, आप प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सेम प्रेशर के ऊपर टेम्परेचर बढ़ाते जाए, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी गैसेस की कम होगी, अभी अपन ने बात किया था, कम बोलेगा, डाइल्यूट कंडीशन की तरफ जाएगा, तो XB घटेगा, XB घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए ये दोनों उल्टे चलेंगे, अगर ये घटता है तो ये बढ़ना चाहिए,
तो हम ये देखते हैं कि जनरली गैसेस का जो डिसोल्यूशन है वो एक्सोथर्मिक है, यानी टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी कम होती है, मोल फ्रैक्शन जो गैस का मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में वो गिरेगा और ये वाला पार्ट बढ़ेगा। एक बार मैं पीछे वाली स्लाइड पे आना चाह रहा हूँ, हेनरी लो का जहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ी सी लैंग्वेज में अपन ऐड कर सकते हैं ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन सॉल्यूशन, है ना, कई बार बच्चों को ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है मोल फ्रैक्शन कहाँ का है, इन सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन सॉल्यूशन, सब बच्चे जरूर ऐड कर लेना ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन सॉल्यूशन, ये बहुत जरूरी, क्योंकि कभी कभी पर गैसेस का मिक्सचर होगा वहां भी एक मोल फ्रैक्शन होगा ऊपर स्टेट में, गैस स्टेट में, बट मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन दैट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो as dissolution of gases is generally exothermic process, KH increases with increase in temperature, KH increases with increase in temperature। तो अपन इससे देख रहे थे P is equal to KH into X gas or a given pressure as temperature increases X of gas decreases implies KH increases। ठीक, फिर अपन बात करें सॉल्युबिलिटी के हिसाब से, देखता हूं एक क्वेश्चन ले लेते हैं। Arrange the following gases in decreasing order of their KH value for a given solvent at a given temperature, for a given solvent at a given temperature। तो हम कुछ गैसेस लिखेंगे यहाँ पे जिनको उनकी KH वैल्यू के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, एक गिवन सॉल्वेंट के लिए पानी मान सकते हैं आप लोग जैसे कि, और एक गिवन टेम्परेचर। चलो ये लिख देते हैं गैसेस अपन, CO2, हीलियम और O2। CO2, हीलियम और O2। KH कांस्टेंट नहीं है, KH कांस्टेंट भी तो डिपेंड करते हैं, कांस्टेंट कौन से, वो इट इज नॉट लाइक ए गैस कांस्टेंट, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट कांस्टेंट, देयर आर सर्टेन कांस्टेंट्स व्हिच डू चेंज। ठीक है, वो स्पेसिफिक चीजों पे डिपेंड करते हैं। एक गिवन गैस के लिए, गिवन सॉल्वेंट के लिए, गिवन टेम्परेचर पे वो कांस्टेंट है। जैसे आप ऑक्सीजन को डिसॉल्व करना चाहते हैं पानी में 25 डिग्री पे, अब वो कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ाने से चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप गैस बदलेंगे या सॉल्वेंट बदलेंगे या टेम्परेचर बदलेंगे तो बदल जाए। तो अपना फंडामेंटल अप्रोच यही है, arrange the following gases in decreasing order of their KH value for a given solvent at a given temperature एंड गिवन प्रेशर भी कर देना, गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, सर ये कंडीशन और बोलनी चाहिए।
तभी कंपेयर करेंगे अपन, वरना प्रेशर वेरी कर करके अपन चीजों को, मतलब आपकी सॉल्युबिलिटी कंपेयर करने के लिए जरूरत पड़ जाएगी इस चीज की। ठीक है, तो मैंने सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन रखी हुई है, सॉल्वेंट फिक्स कर दिया है, सॉल्यूट बदल रहा है, तो आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं कि अगर प्रेशर सेम लगाया गया सभी गैसेस पे, तो जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसका केएच कम होगा। मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन जो ज्यादा घुलती होगी, तो आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सी ज्यादा घुलती हमारे पास है। ठीक, सॉल्वेंट अपन वाटर रिज्यूम करके चले जब जरूरत पड़े और ना दिया हो तो। अगली स्लाइड पे बताते हैं। अच्छा, समझाने के लिए इसमें कुछ ज्यादा था नहीं, इधर ही आते हैं, इधर आते हैं। सब बच्चे एक बार जब ध्यान से देखेंगे, हाँ आंसर वगैरह रिपोर्ट कर रहे हैं। सॉल्युबिलिटी देखो, तो अपन गिवन सॉल्वेंट पानी के हिसाब से अगर बात करें तो पानी के अंदर CO2 सबसे अच्छा घुलेगा, CO2 से बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है। ये दोनों नॉन पोलर में आ रहे हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट में इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इसका काफी कम है। तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस से क्या लें, ये पानी में ज्यादा घुलेगी। तो गिवन सेट ऑफ कंडीशन के अंदर ज्यादा कौन घुलता है, सबसे ज्यादा CO2 घुलेगा, उससे कम O2 और सबसे कम हीलियम। जो जितना ज्यादा घुलेगा, मतलब ये वाला पार्ट, उसका मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा होगा। अगर ये ज्यादा है और ये सबके लिए सेम आ रहा है, कांस्टेंट है, तो यानी KH वाली वैल्यू उसके लिए कम हो जाएगी। तो जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा एट ए गिवन प्रेशर, उसका KH कम। ठीक, तो ये लॉजिक है इसके अंदर। The more is the solubility, ये हमारा एक काम का स्टेटमेंट जैसा हो गया है। The more is the solubility of a gas at a given pressure, the lower will be its KH value. The lower will be its KH value. ठीक है, और सॉल्युबिलिटी का जो ऑर्डर है उन सभी गैसेस में, CO2 ज्यादा खुलेगा, फिर O2, फिर हीलियम। इंटरेक्शन के हिसाब से लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस आप बुला लें, बट ये तो इंटरेक्ट ही कर जाता है कार्बोनिक एसिड बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है, ज्यादा सॉल्युबिलिटी तो KH वैल्यू कम, KH ऑर्डर, CO2 का KH सबसे कम, फिर O2 का, फिर हीलियम का। KH इज इनवर्सली रिलेटेड विद मोलर मास। ये कहां से आया तनिष? इसी से बोल रहे हो क्या भाई? ज्यादा मोलर, सबके सब नॉन पोलर है, जो ज्यादा मोलर मास रख रहा है उसका इंटरेक्शन ज्यादा है, तो ये पानी में ज्यादा खुलेगा, उससे कम ये, उससे कम। फिर इसके अंदर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, तभी अपन ने देखा था पिछला रिलेशन, सॉल्युबिलिटी ज्यादा मतलब गैस का मोल फ्रैक्शन सिस्टम में ज्यादा, उसके ज्यादा मोल्स खुल गए, तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा है उसका, ये बढ़ रहा है, ये सबके लिए कांस्टेंट है, तो KH घटेगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा तो KH कम। ठीक है, चलिए इसके न्यूमेरिकल सवालों पे आने से पहले इसका थ्योरेटिकल पार्ट अपन क्लोज कर देते हैं। हेनरीज लॉ, if applicable on entire range of mole fraction यानी कि XB going from 0 to 1, Henry's law if applicable on entire range of mole fraction
will generate a condition where Henry's law, if applicable on entire range of mole fraction bracket में xb की value goes from 0 to 1, पूरी range पे अगर apply हो रहा हो, will generate a condition where Raoult's law is a special case of Henry's law. Raoult's law is a special case of Henry's law. जल्दी जल्दी लिखेंगे. Raoult's law is a special case of Henry's law. तो अगर हेनरीज लॉ पूरी रेंज पे एप्लीकेबल हो जाए, जो कि नहीं होता है, थ्योरेटिकल बात कर रहे हो, अगर ये एप्लीकेबल होता है और एंटायर रेंज ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, तो उससे एक कंडीशन जनरेट होती है जहां पे राउल्ट्स लॉ हेनरीज लॉ का एक स्पेशल केस के जैसा नजर आता है. वो अपन देखेंगे. ठीक है. अदर बहुत कुछ लिखा है, इतना पढ़ नहीं पाएंगे बेटा, अभी समय नहीं है ना आज का, तो सिचुएशन थोड़ी ऐसी. प्लीज अभी मत टाइप करो उधर. तो हमारे पास में रिलेशन है प्रेशर बराबर KH इंटू एक्स गैस. इफ एक्स गैस इज इक्वल टू 1 हो जाए, एक्स गैस 1 होने का मतलब समझते हैं आप, नीचे सॉल्यूशन में गैस का मोल फ्रैक्शन 1 हो गया. सॉल्यूशन विच वाज इन लिक्विड स्टेट, उसमें जो गैस घुल रही थी उसके अंदर हमने ऐसा कंपोजिशन लिया है सॉल्यूशन के साथ में कि नीचे गैस का मोल फ्रैक्शन 1 हो गया. इसका मतलब है प्योर गैस ली गई इन लिक्विड स्टेट, प्योर गैस इन लिक्विड स्टेट. तो वहां पे सॉल्यूशन में अब नीचे कौन है, एक प्योर कंपोनेंट गैस जो कि लिक्विड स्टेट में. तो ऊपर जो प्रेशर लग रहा था, ये जो हमारा फॉर्मूला है, इसी के अंदर हमारे पास हम कह रहे हैं कि प्रेशर ऑफ द गैस इधर है, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन. तो अगर हमारे पास में एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन के ऊपर एंटायर रेंज ऑफ मोल फ्रैक्शन पे हेनरीज लॉ एप्लीकेबल है, तो हमने एक्स गैस इक्वल टू 1 यहाँ पे डाल देना. एक्स गैस इक्वल टू 1 का क्या मतलब है कि हमारे पास में नीचे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कुछ नहीं बचा है, वो प्योर गैस ही बची इन लिक्विड स्टेट. दिस बेसिकली इंप्लाइज solution is nothing but pure gas in liquid state. मतलब लैंग्वेज थोड़ी खतरनाक लग रही है देख के, बट ये भावनाओं को समझना होगा ना. प्योर गैस इन लिक्विड स्टेट मतलब जिसको हमने एज ए गैस लिया था वो नीचे सॉल्यूशन में जाके घुलती थी, तो वही चीज अभी एक्चुअल में नीचे प्योर सॉल्वेंट आप बुला लें गैस के रूप में प्रेजेंट है. और ऊपर प्रेशर किसका है, उसी गैस का है. तो ये कहानी हो गई कि कंटेनर के अंदर नीचे लिक्विफाइड गैस है, ऊपर उसकी वेपर है. ये तो प्योर लिक्विड वाला केस हो गया, लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर्स. उस टाइम के प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं, पी नॉट. ठीक है. सो दिस इंप्लाइज पी विल बी रिप्लेस्ड बाय पी नॉट. ये दोनों चीज इसमें डाल दें. Putting in Henry's law expression, P नॉट बराबर KH इंटू 1, या ऐसे कह ले कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट P नॉट के बराबर आ गया. ठीक है. अगर ये P नॉट आ गया तो हेनरीज लॉ के अंदर अगर मैं KH को P नॉट से रिप्लेस कर दूं तो राउल्ट्स लॉ जैसे एक्सप्रेशन है, P प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इक्वल टू P नॉट उसका प्योर स्टेट का प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन का सॉल्यूशन. Thus Henry's law now looks like P equal to P नॉट into X. ठीक है, वो X गैस बोल ले, X भी बोल ले. ये राउल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन. गैस कैसे लिक्विड में एग्जिस्ट कर सकती है,
गैस लिक्विड में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मान के चलो गैस को लिक्विफाई कर दिया आपने, प्रेशर लगा कर लिक्विड बना दिया, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जब जो गैस सॉल्यूशन में जा रही थी वो एक तरह से सॉल्यूशन में थी तो लिक्विड फेज में थी, बस हमारे पास में सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट वाला पार्ट कम होता गया, ये कहते कि सॉल्यूट की मात्रा है मोल फ्रैक्शन बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन ऑन कर दिया, इन द सॉल्यूशन बोल रहा हूँ, इसका मतलब वो लिक्विड स्टेट की बात हो रही है हमारी, यानी कि नीचे गैस, नीचे जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन ना होकर के उसका लिक्विड फॉर्म प्रेजेंट है, कंडेंस्ड फॉर्म, तो लिक्विड स्टेट में वो मटेरियल प्रेजेंट है और उस मटेरियल का गैसीय स्टेट उसके ऊपर प्रेजेंट है, ऐसा। तो मैंने बोला भी आप इसको लैंग्वेज को वैसे मत ले लिटरली कि गैस लिक्विड स्टेट में कैसे है, भाई हम गैस तो इसलिए बोल रहे हैं, पूरा कहानी गैस से शुरू की थी, ये गैस थी, इसको घोलना चालू कर रहे थे, तो इसीलिए यह लैंग्वेज में गैस बोल दिया गया, आप सब्सटेंस बोल लें कि वही सब्सटेंस नीचे प्योर स्टेट में लिक्विड स्टेट में है और वही ऊपर गैसीय स्टेट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा थोड़ा चलेगा, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं ना, दम वाली बात नहीं सवालों के अंदर, तो ये नोट अगर आपने कर लिया है तो यहाँ से हमें दिख गया था कि हेनरीज लॉ एक स्पेशल कंडीशन के अंदर जब वो पूरी रेंज पे एप्लीकेबल होता है मोल फ्रैक्शन की, तो उसमें हमने एक्स गैस इक्वल टू 1 डाला, 1 डालने पर हमारे पास में यहाँ पे कंडीशन आ गई पी बराबर पी नॉट, पी नॉट इज द प्रेशर ऑफ द गैस या पी नॉट ऑफ दैट सब्सटेंस जो कि गैस स्टेट में था पहले, उसका वेपर प्रेशर है लिक्विड प्योर फॉर्म का। हेनरीज लॉ में के एच को फिर रिप्लेस, हेनरीज लॉ में ये डाल दी, पी को पी नॉट डाला और एक्स गैस को 1 डाला, तो के एच बराबर पी नॉट आ गया, के एच बराबर पी नॉट अगर यहाँ रिप्लेस कर देते हैं तो ये ऐसा दिख रहा है, जो कि हमारा राउल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन होता था, P बराबर पी नॉट इंटू एक्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। चलिए थ्योरी वाला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है, अब हम करते हैं सवाल, ठीक है। स्लाइड नहीं खुली थी। तो सब बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर O2 in H2O, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर O2 in H2O, हाँ अभी सही बोल रहे, ऐसा ही ना, Henry's law constant for O2 in H2O at 25 degrees Celsius is 5 into 10 to the power 4, 5 into 10 to the power 4 atm. Henry's law constant for O2 in H2 at 25 degrees Celsius is 5 into 10 to the power 4 atm. Then calculate molality of the resulting solution. Then calculate molality of the resulting solution at 1 atm pressure. Then calculate molality of the resulting solution at 1 atm pressure. तो जिन बच्चों को थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, उनको मैं कह रहा हूँ अभी सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना, वही पार्ट ज्यादा काम आएगा कहीं ना कहीं, और न्यूमेरिकल्स मतलब हमारे पास वो फॉर्मूला P बराबर जो भी लिखा था, P बराबर H इंटू एक्स गैस, प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ दैट गैस इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन द सॉल्यूशन, बस यही फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करने की प्रैक्टिस करो। तो हमारे पास में O2 को अपन पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं और O2 का हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है और रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैलिटी पूछ रहे हैं और प्रेशर दिया 180, और कोई गैस के बारे में नहीं बोला गया, तो 180 प्रेशर पूरा का पूरा O2 का मान लिया, तो प्रेशर की वैल्यू पता है
हेनरीज लॉ कांस्टेंट पता है, फॉर्मूले में डाल, ठीक है। अभी फोकस पूरा सीधा सीधा सवालों पे लगाते जाएंगे, ठीक है। फिर आज अपन उसको बाद में देख लेंगे बेटा, एक बार चलने दो ना। वो पॉइंट बहुत ही साइडलाइन पॉइंट्स एक्चुअली हेनरीज लॉ के अंदर, उनका इतना ज्यादा कुछ रेलेवेंस नहीं जाएगा, आप अलग से वैसे पूछ लेना। अभी अपन न्यूमेरिकल पार्ट पे फोकस करें जो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेनरीज लॉ के अंदर, बाकी चीजों से इंपॉर्टेंट यही चीज है। तो आंसर रिपोर्ट किया विधान ने 2 × 10⁻³ 100/9, बहुत ज्यादा मोलैलिटी आ गई अजय, तो 100/9 है ना, बहुत डाइल्यूट केसेस रहते हैं। हाँ मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। फिर अपने पास में कंडीशन क्या है कि ये सभी केसेस में सॉल्युबिलिटी जो गैसेस की होती है बहुत लो रहती है, बहुत कम घुलती है गैसेस, तो अपन डाइल्यूट कंडीशन मान लेंगे। फिर वहां से मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी की तरफ जा सकते हैं। चलो सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। फॉर्मूला लगाते हैं, P बराबर KH × X of O2, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 1 atm, हेनरीज लॉ कांस्टेंट 5 × 10⁴ इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। तो यहां से ये चला जाएगा इधर की तरफ, ठीक है। तो कितना आ गया, इसको अगर मैं लिख दूं 10/2, तो ये आ गया 2 × 10⁻⁵, ठीक है। 10/2 लिखा, 2/10 हो जाएगा उधर जाके, या 2/10⁵। तो XO2 इज 2 × 10⁻⁵। तो आप देख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन कितना कम आया O2, यानी O2 के मोल जो सिस्टम में रहे होंगे वो बहुत ही कम रहे होंगे, ठीक है। As solution is very dilute, आगे इधर लिख देता हूं मैं, X of O2 can be written as moles of O2 by moles of water H2, ठीक है। तो मोलैलिटी की बात करें हमारे पास में, मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या है, 1 किलो पानी, मोलैलिटी की डेफिनेशन है कि 1 किलो सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स घुलते हैं, 1 किलो में कितने घुलते हैं। तो अपन 1 किलो ले लेते हैं कि भाई 1 किलो के अंदर कितना घुला हुआ वो निकालना है, कंसिडरिंग 1 kg ऑफ H2O, सॉल्वेंट का 1 किलो ले लेते हैं। अगर ये ले लिया हमने तो मोल्स ऑफ H2O कितना हो गया, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, गिवन मास है मोलर मास, ये मोल्स ऑफ H2O आ गए, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 आ चुका था, वो उधर डाल देते हैं अपन इस तरफ, 2 × 10⁻⁵ बराबर मोल्स ऑफ O2 विच इज नाउ एक्चुअली मोलैलिटी। भाई 1 किलो पानी में जो मोल्स निकल के आएंगे घुले हुए वो सीधे सीधे मोलैलिटी होगा, ठीक है। ये आपको डेरिवेशन वाला फॉर्मूला याद हो, मम्मा वाला, मम्मा बाय 1000, उस थॉट से सोच सकते हैं। ये वाले का आपको वैसे याद हो ना, वो यूज कर सकते हैं। NB/Na लिखा हुआ ये, NB/Na या मम्मा बाय 1000, वही चीज लगा रहे हैं, ठीक। तो ये 1000/18 आ गया, तो इसको उधर भेज दिया, 1000/18 एज इट इज उधर चला गया, तो कुछ कुछ आ जाएगा, ठीक है। 2 × 10⁻² अपॉन 18, 1/9 × 10⁻²। कैलकुलेशन देख लेना, ठीक दिख रहा है। 1000 का फैक्टर इधर गया, 10⁻² हो गया, और ये 18 नीचे ही था, तो 2/18 1/9, 1/9 × 10⁻², ठीक है। तो मेन थॉट क्या है कि इसकी वैल्यू इतनी छोटी दिख रही है, 10⁻⁵ की रेंज में जा रहा है, मतलब बहुत डाइल्यूट कंडीशन है। तो ये हमेशा ही हो रहा है, लगभग हर बार गैस के केस के अंदर मोल फ्रैक्शन बहुत छोटे आएंगे, तो मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स की बजाय मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे मैंने एक चीज और क्या बताई थी, दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ये अलग चीज हो जाएगी। इसको आपको ये याद होगा कि एक तरह से लिखा हुआ है NB/Na, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और इसका एक और रिप्रेजेंटेशन आपको याद होगा, मम्मा बाय 1000, ठीक है। मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाय 1000, ये वही लिखा हुआ है ना, मोलैलिटी और ये मोलर मास 18 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये वाला रिलेशन है
डायरेक्टली ये यूज कर सकते हो या फिर ऐसे डिराइव कर लिया एक तरह से। तो वो जो ब्लू में लिखा है वो एडिशनल है अभी। हाँ कर सकते हैं ना, मोल फ्रैक्शन की जगह पे डायरेक्टली यहाँ पे चीज यूज कर सकते थे भाई। मोल फ्रैक्शन की जगह पे यहाँ पे डायरेक्टली मम्मा बाय 1000, मोल फ्रैक्शन ये होता और वो मम्मा बाय 1000 होता है, इधर मम्मा बाय 1000 लिख लो यहीं पे डाइल्यूट कंडीशंस के लिए। बट ज्यादा अच्छा मेरा मानना ये है कि अपन यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अपने को दिख जाएगा कि हाँ यार वाकई में डाइल्यूट जा रहा है। किसी दिन बाई चांस रेयर किसी थॉट में, रेयर किसी केस के अंदर ऐसा हो जाए कि यहाँ पे ये मोल फ्रैक्शन 0.2 आ गया, अब वो डाइल्यूट सिनेरियो नहीं, 0.2 मोल फ्रैक्शन तो अच्छा खासा 20%। ठीक है, ऐसा देखा नहीं सवाल में, लेकिन अपन गुजरे तो यहीं से जाए ज्यादा अच्छा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। लिखेंगे सभी बच्चे तेज स्पीड पे। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर Henry's law constant for CO2 is 10 to the power 5 atm. सुपरसोनिक स्पीड पे लिखेंगे भाई सच्ची में आज तो। Henry's law constant for CO2 is 10 to the power 5 atm at 25 degrees Celsius. Then calculate mass of CO2 dissolved. Then calculate mass of CO2 dissolved in 500 milliliter of soda water. Then calculate mass of CO2 dissolved in 500 milliliter of soda water at 1 atm pressure of CO2. Calculate mass of CO2 dissolved in 500 milliliter of soda water at 1 atm pressure of CO2. ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज मैं बता देता हूँ, सोडा वाटर मतलब CO2 का पानी में सॉल्यूशन, उसको सोडा वाटर बोल देते हैं। और वापस से आप एक चीज देखेंगे, CO2 की मात्रा जो आएगी वो काफी कम आएगी, वो चेक कर लेंगे आप। तो 500 मिलीलीटर आप उसको सॉल्यूशन माने, 500 मिलीलीटर पानी माने। 500 मिलीलीटर CO2 का पानी में सॉल्यूशन ही सोडा वाटर कहलाता है। तो आधा लीटर सोडा वाटर बोले या आधा लीटर पानी बोल ले, क्योंकि CO2 की क्वांटिटी बहुत नेग्लिजिबल आने वाली है। तो आपको ये पता करना है कि आधा लीटर पानी के अंदर कितना CO2 का मास घुला हुआ है। तो यहाँ पे एक तरह से मोल्स आ गए थे लगभग, है ना। जैसे इस वाली अप्रोच को देखे थे हम, मोल्स MB यानी मोल्स ऑफ CO2 अगर आ जाएंगे तो फिर मास निकाल देंगे। सेम सा अप्रोच एकदम। अरे यार चलो ठीक है, आज ट्राई भी हो गया, अच्छा है एक ही बार में ना, सीरीटी करना था। तो मैं कुछ ऐसा नहीं लिख रहा हूँ जिसमें कि आपका सॉल्यूशन खराब हो या आपको हेल्प मिले, बेसिक फॉर्मूला लिखा हुआ तभी। ये तो सभी लोग वैसे ही कर पा रहे, थोड़ा टाइम बच जाएगा इधर। प्रेशर 1 atm, KH की वैल्यू 10 की पावर 5 इंटू एक्स CO2। x of CO2 10 की पावर -5, बिल्कुल पिछले साल जैसा ही है। implies very dilute solution. Moles of CO2 by moles of H2O इक्वल टू ये आ गया 10 की पावर -5। मास ऑफ CO2 रिपोर्ट कर रहे हैं बच्चे, ठीक है देखते हैं। तो डाइल्यूट कंडीशन है तो ये मोल फ्रैक्शन सीधा सीधा सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट के मोल्स हो चुका है। और वो जो 500 मिलीलीटर अपने को सोडा वाटर दिया गया है, ऑल्सो अंडर डाइल्यूट कंडीशन 500 ml soda water is equivalent to 500 ml water, और वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, so that means that is equivalent to 500 ग्राम वाटर। 500 मिलीलीटर सोडा वाटर मतलब 500 मिलीलीटर पानी, क्योंकि डाइल्यूट कंडीशन है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम सॉल्वेंट का वॉल्यूम है, सॉल्वेंट पानी है, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, तो 500 ml पानी मतलब 500 ग्राम पानी। इससे अपन मोल्स ऑफ H2O निकाल लेंगे। यहाँ से मोल्स ऑफ H2O
500/18 इधर डालें अगर अपन, moles of CO2 will be 10 की पावर -5 into moles of H2 that is 500/80। ठीक है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके इसको अपन 1000 बना सकते हैं, ये ऐसे चलने दो। मास ऑफ CO2 मोल्स इंटू मोलर मास, तो इसको थोड़ा कम कर देता हूँ मैं, 5/18 इंटू 10 की पावर -3, तो मोल्स आ गए हैं 5/18 इंटू 10 की पावर -3, और 1 मोल का वजन होता है 44 ग्राम। इससे और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इससे आ जाएगा जो भी आएगा। आगे का टाइम बचा लेते, तो यहाँ से जो भी आएगा 0.12 ग्राम ऐसे कुछ बता रहे हैं, ठीक है, देख लेना, वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। मैथमेटिक्स थोड़ी सी बची है जो छोड़ देते हैं इसको। अगले सवाल पे आते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन, ए सैंपल ऑफ वाटर इज इन कॉन्टेक्ट विद एयर। अच्छा, मेरे को एक विचार आ रहा है, ये वाला सवाल अपन होमवर्क में दे देते हैं। अप्रोक्सीमेशन डायरेक्ट नहीं ले रहे भाई, डायरेक्ट तो अपन ले नहीं रहे, यहीं पे जाके निकाल रहे हर बार। देख लेते हैं, CO2 10 की पावर -5 आ रहा है, तो ये मोल्स का रेशियो एक तरह से मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, या टोटल मोल्स बहुत छोटा आ रहा है, तो सॉल्यूट के मोल्स कम रहे होंगे। ठीक है, ये वाला सवाल होमवर्क के अंदर ले लेंगे, अभी नोट भी मत करो, ये स्लाइड में आपको भेजूंगा ऐसे ही, तो तब कर लेना। अगली थ्योरी पे आते हैं एक बार, ठीक, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक एडिशनल टाइप का पार्ट बचा है, थर्मो वाला पार्ट अपन देखते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं जो कभी कभी थर्मो से रिलेटेड कुछ कुछ सवाल दिख जाते हैं, उनके अंदर ये काम आ जाएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ऐसी एक हेडिंग लगा लो। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। जब हम कोई दो लिक्विड है ना, बाइनरी की बात करेंगे, दो लिक्विड ए और बी अपन मिलाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है, तो उसके दौरान गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज, मिक्सिंग, डेल्टा जी मिक्स कितना आता है, डेल्टा एफ मिक्स कितना आता है, उसका फॉर्मूला लिखना, ठीक है। When a binary solution is prepared by mixing two liquids A and B, we have ठीक है, एक बाइनरी सॉल्यूशन बनाया ए और बी से। मैंने बाइनरी आइडियल ऊपर लिख दिया था ना वैसे, चलिए हम इसको यहाँ लिख सकते हैं साथ में। मैंने बाइनरी आइडियल सॉल्यूशन, when a binary ideal solution is prepared by mixing two liquids A and B, we have delta G mix का फॉर्मूला, NRT ब्रैकेट में XA ln XA प्लस XB ln XB। ठीक है, ये वापस से उसी डोमेन में जाता है जहाँ पे कुछ नई प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी पड़ेगी, डेरिवेशन में केमिकल पोटेंशियल की बात करनी पड़ती है, उसके थ्रू ये डिराइव होता है। तो वो हमारे लिए रेलेवेंस नहीं, ये पूरा पार्ट ही लगभग कम रेलेवेंस का है, तो इसको अपन सिंपली ध्यान रखें। एन क्या है, टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन, टेम्परेचर गैस कांस्टेंट है ना, टी टेम्परेचर आर गैस कांस्टेंट, एक्स ए एक्स बी आर मोल फ्रैक्शंस इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये नेगेटिव इधर नेगेटिव आएगा, वो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग की बात करें, डेल्टा एस मिक्स, उसका फॉर्मूला रहता है, इसी में से टी घटा दो,
और टी रिमूव कर दो और माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस एन आर, बाकी सेम है, एक्स ए एल एन एक्स ए प्लस एक्स बी एल एन एक्स बी। एन total moles in solution, R वही गैस कांस्टेंट, T is the first temperature, केल्विन्स में रहता है ये, और X and XB are mole fractions in liquid phase. XA and XB are mole fractions in liquid phase. तो जैसे 5-5 मोल अगर मिला है तो टोटल मोल कितने हो गए 10, n की वैल्यू 10 आ जाएगी, टोटल मोल सॉल्यूशन में 10 मोल है, टेम्परेचर 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन। ठीक है, आपको फिर यूनिट आर की डिपेंडिंग अपॉन आपको ये किस में निकालना है, आप अगर ये कैलोरी में निकालते हैं R2 आ जाएगा, आप इसको जूल में निकालते हैं 8.314 आ जाएगा, आप डेल्टा जी मिक्स लीटर एटी में निकालते हैं 0.08 आ जाएगा या 0.0821। एक्स क्या है मोल फ्रैक्शन, एक्स बी मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में या लिक्विड फेज में, डेल्टा एच 0 होगा। ठीक है, डेल्टा जी मिक्स ये, डेल्टा एच मिक्स ये, डेल्टा एच मिक्स 0 होगा, यहाँ लिख देता हूँ, ये अपन ने पहले भी देखा हुआ है, डेल्टा एच मिक्स 0। इनफैक्ट डेल्टा एच मिक्स 0 होने की वजह से ये इस रिलेशन से आ जाता है। आपको रिलेशन याद है गिब्स फ्री एनर्जी का, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, उसमें डेल्टा एच को 0 करके ये बन जाता है। ठीक है, तो ये एक रिलेशन अपन पहले से जानते हैं, और ये दो और है, नोट कर लिया। इसकी शक्ल देख के ज्यादा डरो मत, है ना, सवाल कभी बहुत रेयर है, कहीं ना कहीं देखो बुक्स में पूछ लिए गए हैं क्योंकि दिखाने की कि आपको पता रहे कि हाँ चलो इस पे भी कोई सवाल होता है, वैसे सवाल कम चांस है इसके ऊपर देखिए, मतलब नहीं दिखेंगे आपको, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ एडिशनल लेवल पे। चलिए अब लिखते हैं अपन इस पे, बस थ्योरी वाला पार्ट तो यही था, सवाल आ जाएंगे इस पे। दूसरी चीज, जिस टाइप के सवाल कुछ बच्चों ने देखे हैं, अच्छा इसका एक ग्राफ दिखा देता हूँ मैं, ये वाला ग्राफ आपको दिखा होगा जो कि इससे रिलेट होता है, ऐसा एक ग्राफ देखा है कहीं ना कहीं सवालों में, मॉड्यूल में अपने एक्सरसाइज में कहीं भी दिया, कुछ को याद आ गया हो जिन्होंने एक्सरसाइज में सवाल लगाए हैं, है ना, 0 पे मीट करो। तो इसके अंदर क्या चीज क्या बता देते हैं, इधर की तरफ जो वैल्यूज है वो सबकी हो सकती है, ग्राफ है डिपेंडिंग डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या चल रहा है, मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पे हमारे पास में एक्स ए की वैल्यू 0, एक्स ए की वैल्यू 1। अब ये पीछे वाली इक्वेशन पे आते हैं, सब बच्चे एक बार इधर ध्यान से देखेंगे, मोल फ्रैक्शन अगर कोई सॉल्यूशन बनाते हैं 1 से छोटा नंबर है ना, ए और बी दोनों अगर मौजूद है तो ये 1 से छोटा नंबर है, लॉग ऑफ ए नंबर लेस देन 1 इज नेगेटिव, इधर भी है नेगेटिव, एक्स एक्स भी अपने आप में पॉजिटिव है, तो ये ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म हो गई नेगेटिव, बाहर जो लिखा है वो क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, तो डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव आ जाएगा। कब तक, जब तक हमारे पास ए और बी की कुछ क्वांटिटी, अगर आपने सिर्फ ए ले लिया, सपोज एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स ए इक्वल टू 1 इसका मतलब एक्स बी क्या हो गया 0, ये टर्म 0, एक्स ए इक्वल टू 1 पे लॉग वाली टर्म 0, ये पूरा 0, सब कुछ 0। तो किसी भी प्योर कंपोनेंट को लेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारे 0 हो जाते हैं भाई, इन दोनों में तो इतना ही फर्क है, टेम्परेचर वाला फैक्टर नहीं है, इसमें माइनस प्लस माइनस साइन का, बाकी टेम्परेचर, बट मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें तो दोनों के दोनों हमारे प्योर स्टेट्स के अंदर 0 जाते हैं, और बीच वाली स्टेट्स के अंदर ये नेगेटिव जाएगा डेल्टा जी मिक्स, तो ये नेचुरल सी बात है, उसके अपोजिट साइन में है, ये पॉजिटिव जाएगा।
तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है कि स्टार्टिंग के अंदर डेल्टा जी मिक्स 0 है, x इक्वल टू 0 पे प्योर लिक्विड पे, आगे जाके फिर से 0 हो गया, बीच में वो नेगेटिव हुआ, ऐसे चलते। और इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आती है, x इक्वल टू एक्स बी 0.5 पे। तो ये जो मिनिमा है, मिनिमा दैट इज x इक्वल टू 0.5, इस पे आता है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग उधर मैक्सिमा आ जाएगा। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको नीचे वाला, दिस इज ऑफ डेल्टा जी मिक्स, जो ऊपर दिख रहा है डेल्टा एस मिक्स, ये नेगेटिव तो वो पॉजिटिव, और ये जो बीच में दिख रहा है वो डेल्टा एच मिक्स। डेल्टा एच मिक्स पूरे टाइम 0, डेल्टा एस मिक्स स्टार्टिंग में 0, बीच में पॉजिटिव, मैक्सिमा अटेन करता है और वापस से 0 हो जाता है। 0 से चलता है, ये भी 0 पे पहुंचता है, तो बीच में कहीं मिनिमा आएगा, मिनिमा आता है परफेक्टली मिडल कंपोजिशन, दोनों की मोल्स बराबर जब होते हैं। ठीक है, तो एक ये जानकारी ध्यान रखते हैं। हाँ, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और सवाल पे बढ़ने से पहले मैं आपको इस टाइप की और दिखा देता हूँ, नीचे एक हेडिंग लगा करके, या पहले बना देते हैं, ऊपर लिख लेते हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको, thermodynamics of non-volatile solute in an ideal solution। मतलब सॉल्यूशन आइडियल ही है, बस हमारा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। तो इससे रिलेटेड जो सवाल दिखते हैं, पूरी थर्मोडायनामिक्स की बात नहीं कर रहे, जैसे कुछ सवाल दिखते हैं आपको इस टाइप की, एंट्रोपी की पोजीशनिंग के बारे में। ये हमारे पास में, लाइन को थोड़ा उधर खींचते हैं इसको, ठीक है, इस तरफ एंट्रोपी बढ़ रही है वर्टिकल डायरेक्शन में। दिस इज द एंट्रोपी ऑफ सॉल्वेंट। अगर तो सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूशन जब बनता है तो एंट्रोपी बढ़ जाती है, यानी सॉल्यूशन का एंट्रोपी लेवल वर्टिकल डायरेक्शन में एंट्रोपी बढ़ रही है। तो नीचे कौन है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट से ज्यादा एंट्रोपी किसकी रहती है, सॉल्यूशन की। ये दोनों के दोनों लिक्विड स्टेट में चल रहे हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर एंट्रोपी है हमारे पास में बढ़ रही इस तरफ। सॉल्वेंट का अगर एंट्रोपी का लेवल यहाँ कहीं है तो सॉल्यूशन बनने के बाद एंट्रोपी बढ़ती है, तो सॉल्यूशन का एंट्रोपी लेवल इससे ऊपर है। ये दोनों लिक्विड स्टेट में, इन दोनों से जब कोई वेपर बनती है तो लिक्विड से गैसीय स्टेट में जब आते हैं तो वेपर्स की एंट्रोपी और वेपर आएगी, तो ये वेपर की एंट्रोपी आ गई। और वेपर में कौन आता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर ऐड किया तो सिर्फ सॉल्वेंट ही आता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे ये क्या है, दिस विल बी एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन फॉर सॉल्वेंट, यहां से यहां तक आ गया। ये क्या हो जाएगा, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्यूशन, यहां से यहां तक आ गया। ठीक है, और अगर सॉलिड बनेगा तो सॉलिड कहाँ आएगा, नीचे, सॉल्वेंट सॉलिडिफाई होता है आपका, तो सॉलिड स्टेट वाला पार्ट नीचे आ गया। सब स्ट्रेट लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन है। सॉलिड सॉल्वेंट आप बोल सकते हैं, सॉलिडिफाई वही होता है, इसकी पोजीशन यहाँ पे। जतिन समाधि को प्राप्त हो चुके हैं। अब देखो बच्चों, इधर देखो ना, आज की क्लास कभी कभी कोई कोई दिन होता है जिस दिन थोड़ा थोड़ा सा चीजें लगेंगी ऐसी। एंट्रोपी से कुछ को वैसे ही जनरली एनर्जी एलर्जी रहती, एनर्जी नहीं मिलती, सॉरी एलर्जी रहती, तो थोड़ा सा ये लगेगा, एंट्रोपी नाम पसंद नहीं से मान लो। तो हम डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं,
सॉल्वेंट हमारे पास यहाँ था, जब उसमें कोई चीज मिलाई तो उससे सिस्टम में डिसऑर्डर बढ़ा, यानी सॉल्यूशन की एंट्रोपी ज्यादा होगी तो इससे ऊपर होगा। वेपर स्टेट में कौन जाता है हमारे पास? प्योर सॉल्वेंट जाता है। तो वेपर्स का लेवल यहाँ पे ये प्योर सॉल्वेंट इन वेपर स्टेट या गैसेस स्टेट। तो सॉल्वेंट से लेकर के इधर वेपर तक, दिस इज द एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन फॉर सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन से बात करें, दिस विल बी द एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्वेंट से कहीं कंपेयर करना हो तो इधर की तरफ दिख रहा नीचे। ठीक, हो चुका है खत्म। ये तो एक्स्ट्रा पढ़ रहे पर, है ना, जो भी पढ़ रहे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पढ़ रहे। और नहीं तो क्या, अपने पास 10 मिनट ले लेंगे अपन, कोई कोई दिन होता है। सवाल करने के लिए अपने को समय चाहिए। यही वाले पार्ट के लिए मैं आपको अगर डेल्टा एच का बता देता हूँ सिर्फ एक और, इधर की तरफ एंथैल्पी चल रहा है, ये वेपर्स, एंथैल्पी में हमारे पास में सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों सेम लेवल पे रहते हैं। देखो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन सॉल्वेंट में से हो या सॉल्यूशन में से हो, उसका फर्क नहीं पड़ता। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की किसकी अपन बात कर रहे हैं, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन माना है। तो आपको याद है कि आइडियल सॉल्यूशन के बनने के दौरान एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आया था, डेल्टा एच फिक्सिंग वाज जीरो। या यूं कह लें कि सॉल्वेंट के पार्टिकल से फर्क नहीं पड़ता कि इसके बगल में सॉल्यूट के पार्टिकल है कि सॉल्वेंट के, क्योंकि नेचर ऑफ इंटरेक्शन वैसा का वैसा ही। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वेपराइज होने के लिए, एंथैल्पी रिक्वायर्ड होती है, वो सेम बनी रहती है। सो डेल्टा वेपराइजेशन एच दोनों केस में सेम होता है। सॉल्वेंट से वेपर बनाओ, है ना, डेल्टा एच वेपरेशन फॉर सॉल्वेंट और डेल्टा एच वेपरेशन फॉर सॉल्यूशन, बोथ आर सेम। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं बेसिकली इसका मीनिंग यही जा रहा है, डेल्टा वेपराइजेशन एच ऑफ सॉल्वेंट is equal to delta vaporization H of solution। ठीक है, इस पार्ट की ज्यादा टेंशन मत लेना, बस सिंपली ध्यान रखो, सवालों में जरूरत पड़े तो देख के लगा दो भले एक बार, बाकी अपन बाद में देख लेंगे। ऐसा कुछ डाउट लगता है तो अलग से डिस्कस कर लेंगे। अब हम सवाल कर रहे हैं जरूर, ठीक है, ये नोट कर लिया। क्वेश्चन लिखेंगे, एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन। सवाल लिखेंगे जल्दी जल्दी, इसके बाद बात करेंगे। जो भी बच्चे चैट पे कुछ बोल रहे हैं उनसे अपन बात करेंगे, अभी पहले सवाल लिख लो। एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 मोल ऑफ ए। एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 मोल ऑफ ए विद, फर्स्ट पार्ट है 1 मोल ऑफ बी। An ideal binary solution is prepared by mixing 1 mole of A with, पहला पार्ट 1 mole of B, सेकेंड पार्ट 2 mole of B। यानी एक सवाल में दो सवाल दे दिए, 1 mole of B के साथ में, दूसरी बार जब करेंगे दोबारा सवाल तो 2 moles of B के साथ में at 27 डिग्री सेल्सियस। An ideal binary solution is prepared by mixing 1 mole of A with first 1 mole of B, second part 2 mole of B at 27 degree Celsius, full stop. Calculate the delta G mix and delta S mix. Calculate the delta G mix and delta S mix in calories per mole. Calculate the delta G mix and delta S mix in calories per mole. यूज क्या करना है यहाँ पर, आर की वैल्यू आप 2 यूज कर सकते हैं कैलोरीज में, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, और कुछ लॉग नेचुरल की वैल्यूज दे रखी है जो मैं बोल नहीं रहा हूँ, देख लेना। ठीक है, 1/3 का लॉग दिया है, 2/3 का दिया हुआ है, बेस ई पर है ना, लॉग नेचुरल। तो खुश भाई, ये चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। और जैसा कि मैंने बोला कि आपके काम का सिर्फ फॉर्मूला है, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है डेल्टा जी मिक्स डेल्टा एस मिक्स का, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। ठीक, तो कुछ चीजें रिसेप्टिविटी के हिसाब से रहती हैं, इनको ऐसे ही ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। कैलकुलेशन की अप्रोक्सीमेशन कैसे लेने चाहिए इसके बारे में आदित्य अपन अलग से बात करेंगे, यहाँ तो नहीं कर पाएंगे, टाइम ओवर चल रहा है वैसे भी।
तो इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। एक पार्ट अपन यहाँ देख लेते, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला आप होमवर्क में लेना। तो 1 मोल ऑफ ए को 1 मोल बी के साथ मिला दिया, तो इसका मतलब दोनों के अमाउंट बराबर है, मोल फ्रैक्शंस। तो फर्स्ट पार्ट के लिए एक्स ए इक्वल टू हाफ इज इक्वल टू एक्स बी, एक्स एक्स बी 1 हो गया। अब फॉर्मूला लगा देंगे, क्वेश्चन खत्म। डेल्टा जी मिक्स, देखो कुछ कितना सरल है, माइनस एनआरटी, एन मतलब टोटल मोल सिस्टम है, एक मोल ए का एक मोल बी का, 2 हो गया, तो -2। आर की वैल्यू कैलोरी के हिसाब से दे रखी है 2, टेम्परेचर केल्विन में 300 केल्विन, ठीक है। एन आर टी ब्रैकेट में एक्स ए एल एन एक्स ए, यानी हाफ एल एन हाफ प्लस एक्स बी एल एन एक्स बी, वो भी है हाफ एल एन हाफ, तो ये ऐड हो गया एल एन ऑफ हाफ। इसको रेसिप्रोकल में लिख दो माइनस एल एन टू, तो ये हमारे पास में -4 × 300 इंटू माइनस ऑफ एल एन टू, एल एन टू की वैल्यू 0.7, ठीक है। तो 1200 × 0.7, 120 × 7, 840 कुछ दिख रहा है, तो कैलकुलेशन देख लेना भाई सही की कि नहीं। 840 कैलोरी, हाँ नहीं स्लाइड्स तो भेज देंगे अपन। माइनस का क्या, अच्छा माइनस इसमें नहीं था, माइनस उस वाले में था, सॉरी, यहाँ प्लस है, डेल्टा जी के फॉर्म में प्लस है, तो अब ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा एस मिक्स अकॉर्डिंगली लग जाएगा, या आप यूं देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले के अंदर और उसमें क्या डिफरेंस था, डेल्टा एस मिक्स और इसके अंदर साइन का डिफरेंस और टेम्परेचर से डिवाइड करना होता है, तो वहीं से निकाल लेते हैं अपन। डेल्टा एस मिक्स विल बी माइनस ऑफ डेल्टा जी मिक्स बाय टेम्परेचर, यहाँ पे डिवाइड कर दो टेम्परेचर से, 300 गायब हो जाएगा और ये माइनस भी गायब हो जाएगा, 4ln2, ठीक है, 2.8 आ रहा है, 2.8 कैलोरी पर केल्विन, ठीक है, सरल सरल ही जाएगा। 2 की जगह 1 है, किस 2 की जगह 1 है भाई, मोल 1 और 1 2, मोल फ्रैक्शन ऐड करके नहीं लिखने यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन डन। ऐसा ही एक और सवाल होमवर्क के अंदर और हो जाएगा, एंट्रोपी से रिलेटेड ही, यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक। ये स्लाइड भेज दूंगा अभी मैं आपको। चलिए, टेक केयर ऑल ऑफ यू, मिलेंगे थोड़े अंतराल के बाद, ध्यान रखिएगा, ओके बाय बाय।